नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति का आधार हमेशा ही अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण रहा है, कभी मुसलमानों के लिए तो कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए। किसी भी दल ने इनके लिए सही मायनों में वेलफेयर स्कीम्स शुरू करने की बजाय इन्हें हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा है थावर चंद गहलोत, जो इस समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आज के एपिसोड में उन्हीं से मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके राजनीतिक सफर पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में अहम चेहरा है। गहलोत मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, लेकिन थावर चंद गहलोत का केवल इतना ही परिचय नहीं है। वे बहुत पुराने संघी और भाजपा नेता हैं। वरिष्ठता के मामले में शिवराज पर भारी हैं। संगठन में उनका बहुत वजन है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से 11वीं से लेकर 14वीं लोकसभा में 4 बार चुने जा चुके हैं। पटवा सरकार में मंत्री और विधायक के अलावा उनका जनसंपर्क बहुत तगड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी या संघ के भीतर खाने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामों पर विचार होता था, तो एक नाम थावर चंद गहलोत का भी लिया जाता था। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी थावर चंद गहलोत के कामों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। उनके मंत्रालय ने 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। दिव्यांगजनों पर हुए काम को कई देश अपने यहाँ लागू करने जा रहे हैं। थावर चंद गहलोत आरएसएस के चहेते और भाजपा के अनुशासित सिपाही होने के साथ साथ देश की वर्तमान राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष का आवश्यक चेहरा है। राजनीति के वर्तमान संदर्भों में थावर चंद गहलोत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्लस माइनस कार्यक्रम में आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी। गहलोत जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। गहलोत जी, आज़ादी के 70-72 वर्ष बाद भी आज हम कभी जाट, कभी मराठा, कभी SC ST OBC आरक्षण की बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये देश को, धर्म को, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बांटने वाली बातें हैं? भारत के संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुरूप सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर उसको कार्यान्वित करके सबको समान बनाने की कोशिश कर रही है। इस देश में सद्भावना, समता और समरसता का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। समय समय पर हर वर्ग के लोग उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो मांग करते हैं, परंतु उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से कुछ नियम, कानून, कायदे बने हैं। उस दायरे में हर सरकार ने समय समय पर जो अच्छा हो सकता है ऐसा करने का प्रयास किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरक्षण बजाय धर्म, जाति और SC ST OBC के आधार पर होने की बजाय इसको इकोनॉमिकल आधार दिया जाए? आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, ये भावनात्मक और सुनने में और बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने और देश को आज़ादी दिलाने वालों ने, उन अनेक महापुरुषों ने परिस्थिति के अनुरूप ये महसूस किया कि कुछ जातियां हैं जो हजारों वर्षों से शोषित रही है, पीड़ित रही है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है, और कुछ जातियों के साथ जातिगत छुआछूत का वातावरण होने के कारण भी उनको जितना आगे बढ़ना चाहिए था, समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया है। 4 प्रकार हैं जिनके कारण से या भिन्न भिन्न कारणों से, अलग अलग कारण है, इस कारण से इनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है।
हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, पर अभी और भी प्रगति करना है। आर्थिक विषमताएं हैं बहुत, आर्थिक अनुपात भी बहुत अंतर है। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर कहा है कि देश की जो धन संपदा है 15% लोगों के पास 85% है, और जो 85% लोग हैं उनके पास 15% ही है। तो ये जो आर्थिक अनुपातिक अंतर है, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। इस अनुपातिक अंतर को कम करने की आवश्यकता है, और कम करने की आवश्यकता है इसलिए जो वर्तमान प्रावधान है इसको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन विषयों को लेकर के जब संसद में कोई विधेयक आता है, बिल आता है, तो प्राय सभी राजनीतिक दलों के लोग समर्थन करते हैं। सभी सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं समर्थन करते हैं। वो इसलिए समर्थन करते हैं इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकालना चाहिए कि आज भी इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता है। वो सब इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि सब SC ST OBC को अपना एक वोट बैंक मान करके चलते हैं, और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि यदि हमने विरोध किया तो हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं हिल जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि ये जो ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताएं हैं, ये दूर होना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद भी अगर इस प्रकार की विषमताएं देखने को और सुनने को मिलती है, ये किसी भी विकसित देश के लिए उचित नहीं है। ये सोच करके सब समर्थन करते हैं। थावरचंद जी, अक्सर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, उन्हें सुविधाएं देने की बात भी करते हैं, लेकिन OBCs का ये कहना रहता है कि जी हमारी सुनवाई नहीं होती और हमारे 20 साल से केसेस पेंडिंग पड़े हैं कमीशन में और उनका कोई निवारण नहीं हुआ। देखो, ये स्थिति तो हर जगह है, चाहे SC आयोग ले लो, ST आयोग ले लो, अल्पसंख्यक आयोग ले लो, महिला आयोग ले लो। अनेक स्थानों पर शिकायतें प्राप्त होती है, निराकरण भी होता है, परंतु शिकायतों की लंबित संख्या अधिक होती जा रही है। OBC आयोग के लिए इस प्रकार की शिकवा शिकायत सुनवाई का अधिकार अभी तक अनुसूचित जाति आयोग को था। लंबे समय से मांग की जा रही थी, लगभग 25-30 साल से ये मांग तेज हो रही थी। मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साहस किया और संविधान में संशोधन करके OBC वर्ग के लोगों की शिकवा शिकायत को सुनने के लिए और उनके समाधान में सहायता देने के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त OBC आयोग का गठन करने का कानून पास किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC एक्ट जो आप लेकर के आए, उसके कारण से स्वर्णों के मन में एक बहुत बड़ी भय की स्थिति आ गई कि अब फिर दोबारा से कहीं भी कोई भी FIR हो सकती है, कहीं भी पुलिस एक्शन हो सकता है। देखो, हमने उस कानून में कुछ भी नया नहीं किया है। 1989 में तत्कालीन सरकार के मुखिया राजीव गांधी जी थे, उनके समय में ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जानते हैं, ये बना था और वो कानून 1990 से लागू है। जो प्रावधान उसमें थे वही प्रावधान अभी भी उस कानून में विद्यमान है। सामान्यतया अगर हम ये कहें कि उसमें थोड़ी बहुत और सरलता आई है तो ज़्यादा उचित होगा। तो हमने केवल इतना उसमें किया है कि अगर कोई FIR दर्ज कराने आएगा तो FIR दर्ज की जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद जांच की जाएगी। पहले सामान्यतया FIR दर्ज होने के बाद अजाक्स थाने का DSP जांच करता था। अब हमने जो प्रावधान किया है
उसमें संबंधित थाना अधिकारी या थाना अधिकारी जिसको अधिकृत करेगा वो जांच करेगा। अब पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया, बहुत सारों ने इसको पढ़ा नहीं और सोशल मीडिया और ये और उसमें जिसको जो मन में आया वो चलाया और गलतफहमी पैदा हो गई। जैसे पद्मावती फिल्म के टाइम हुई थी, आपने और हमने देखा कि कई जगह टाकीज जले और शायद उसमें तो 7-8 लोगों की मौत भी हुई थी, जनहानि भी हुई थी, धनहानि भी हुई थी। इसी प्रकार की गलतफहमी इसमें भी फैल गई है। मैं तो भारतवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कभी भी द्वेष भाव से या प्रतिशोध की भाव से किसी समाज विशेष के लिए इस प्रकार की कानून व्यवस्था लागू कर ही नहीं सकती है। सामाजिक न्याय दिलाने की दृष्टि से ये प्रावधान है। अमानवीय गंभीर अपराध करने वाले को दंड मिलना चाहिए, हर कोई कहेगा, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके ही न्याय सिद्धांत और न्याय प्रक्रिया के अनुरूप कानूनी प्रावधान किए गए हैं। किसी को किसी प्रकार का संदेह करने की और गलतफहमी में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर विश्वास दिला सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, चाहे राज्य में हो या कहीं भी हो, वो न्याय सिद्धांत, न्याय प्रक्रिया के अनुकूल ही कानून बना करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना और अपराधियों को दंड दिलाने के लिए प्रयासरत है। जिसने कोई अपराध नहीं किया है उनको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को ज़बरदस्ती एट्रोसिटीज़ एक्ट लगा करके अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान है। अगर किसी ने फॉल्स रिपोर्ट की है तो कानून की धाराओं में प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और झूठी रिपोर्ट करने वाले को भी सजा मिलेगी। इस प्रकार के कानूनी प्रावधान है ऑलरेडी। थावरचंद जी, हम बातचीत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट पार्टी माना जाता है। आप दलित चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी का, और लोग ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के भी लोग कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 45-50 वर्षों से समझने की कोशिश की है और समझा है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और सबकी पार्टी है। पर योग संयोग कुछ धारणा ऐसी बनी, उसका कारण मैं जो समझ पाया वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब हुआ तो आप जैसा कह रहे हैं कि अपर कास्ट की मानी जाती है, तो ऐसे लोगों ने पार्टी का गठन किया। और गठन करने के पीछे भी सोच ये थी कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों ने देश की आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, फिर से दुनिया का सिरमौर होगा, विश्वगुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा, ये कल्पना की थी। पर देश की आज़ादी के बाद जिसके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाए, ऐसा देशवासियों को महसूस नहीं हो रहा था। और ऐसा लगा कि एक अलग राजनीतिक दल बनाना चाहिए, तो राजनीतिक दल बनाया। तो बनाने वालों में सामान्यतया इस प्रकार के वर्ग के लोग थे, और धीरे धीरे जब विस्तार हुआ तो कुछ आगेवानी करने वाले लोग, जिसने गठन किया था वो सीनियर हो गए तो वही रहे। परंतु आप और हम सब देख रहे हैं, पिछले लगभग 40 वर्षों से
भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी, देशभक्त, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली और जनहित में काम करने वाली पार्टी बन गई है। और यही कारण है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सबकी पार्टी है। इस कारण से आज देश भर में 19 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार है। अगर वर्ग विशेष की है ऐसी सोच जनता में पहुंची होती तो इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। उदाहरण मैं दे सकता हूं, फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री को क्यों उदाहरण दे रहे हो। अब प्रधानमंत्री के बारे में तो सबको मालूम है, देश के राष्ट्रपति जो वर्तमान सरकार की सोच के हिसाब से बनाए गए हैं वो सब जानते हैं। अनेक पदों पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हर वर्ग के लोग हैं और पर्याप्त संख्या में हैं। अब ये कहना कि अपर कास्ट की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय नहीं होगा, ये उचित नहीं है। ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है, देश हित और जनहित में काम करने वाली सभी वर्ग के लोगों की पार्टी है। ये जो अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल था? देखो, ये तो हर कोई सोचता है, परंतु अपना देश संघीय व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। राज्यों के अलग विषय होते हैं और केंद्र के अलग विषय होते हैं, पर धारणा ऐसी बनाई जाती है कि ये तो सेमीफाइनल है, ये उसका ट्रेलर है और ऐसा है। अब सोचने वाले तो सोच लेते हैं, परंतु विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो राज्य के विकास और राज्य की जनता से संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में लोग सोचते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश के हित में और देशव्यापी सोच रहती है। फिर भी इतना बारीकी से अंतर बहुत लोग नहीं करते हैं, परंतु मैं आपको ये कहता हूँ कि राज्यों के चुनाव अलग विषय है। राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, ऐसा जनता महसूस करती है सीधा सीधा। और अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं और आम राय सामने आई है उसमें स्पष्ट ये कहा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। राज्य में अलग अलग विषय, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग धारणाएं, ये सब हो सकती है, पर केंद्र का जब चुनाव होगा तो वो इससे अलग हटकर एक तरफा नरेंद्र मोदी जी के अनुकूल होगा, उनके पक्ष में होगा और नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आजकल एक और नया नारा शुरू हो गया है, हनुमान हमारे मंदिर तुम्हारे नहीं चलेगा, और ये नारा आपके ही एक मुख्यमंत्री के बयान के कारण आया है। देखो, मुझे किसने क्या कहा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और बचपन से हूँ। हनुमान जी देश और दुनिया में सबसे अच्छे और सच्चे सेवक के रूप में सिद्ध हुए हैं। लोग उनको भगवान के रूप में देखते हैं और आपने और हमने अनुभव किया होगा कि हनुमान जी ने निस्वार्थ राम जी की और सीता माता जी की और उनकी सबकी और पूरे परिवार की सेवा करने का काम किया है। वो अच्छे सेवक हैं, उनको राम भक्त के रूप में ही देख करके पूजा जाना चाहिए। इसके अलावा उनको ये है वो है उसमें
लाने ले जाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। राम भक्त हनुमान जी जैसे हर एक को बनने की आवश्यकता है, अच्छे और सच्चे सेवक बनने की आवश्यकता है और वो बनना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, दिव्यांगजनों के लिए 3% से बढ़ाकर आरक्षण 4% किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ पर 1% भी अभी तक उनको स्थान नहीं मिला है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं मंत्रालय की ओर से एग्जीक्यूशन में कमी रहती है? भारत में ये जो 3% आरक्षण का प्रावधान किया था उसके आधार पर पदों का सृजन हुआ है, और जब 2014 में मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया तो हमने तलाश किया कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं। तो लगभग आंकड़ा आया था 13,700-800 के आसपास। विशेष भर्ती अभियान चला करके 15-16 में 12,500 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी। 13,500 के लगभग रिक्त थे, 12,500 हमने पूर्ति कर दी। आप तो ये ऑन रिकॉर्ड देख लें और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाएं कि इतने प्रतिशत भी नहीं है। ज़्यादा सही ये होगा, आप जिस चैनल को संचालित करते हैं, देखते हैं, उसमें तथ्यपरक बात होती है, तो आप इस तथ्य को सही दिशा में अध्ययन करके प्रचारित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब रहा सवाल 3% से 4% आरक्षण का प्रावधान किया है, तो इस पर भी हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय से पत्र व्यवहार शुरू करके मंत्री जी से बात करके जो नए पदों का सृजन करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, और हम प्रयास करेंगे कि जो नए पद सृजित होंगे उनकी भी पूर्ति हो जाए। शैक्षणिक दृष्टि से भी हमने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5% आरक्षण दिव्यांग छात्र छात्राओं को देने का निर्णय कानूनी रूप से लिया है। अर्थात अब उच्च शिक्षा जैसे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IIT में और उच्च डिग्री हासिल करने की जो पढ़ाई होती है उसमें भी 5% आरक्षण का प्रावधान किया, और हम विश्वास करते हैं कि ये जो आरक्षण का प्रतिशत है उसके अनुरूप दिव्यांगों को लाभ मिले। थावरचंद जी, आपने पिछले दिनों बहुत चुनावी दौरे किए मध्य प्रदेश में, जहां से आप आते भी हैं और आपका बहुत बड़ा वहां आधार है। कैसे आप वहां का राजनीतिक दृश्य देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में आज सरकार में है वहाँ कंटिन्यू करेगी, और उन दोनों राज्यों में सरकार बनाने की भूमिका में अहम भूमिका निभाने वाली स्थिति होगी। मतलब हमारा परफॉर्मेंस उन राज्यों में भी अच्छा होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मिजोरम में इस चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में आपको ऐसा नहीं लगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का इस प्रकार का कहीं भी वातावरण नहीं था और नहीं है। कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने इस प्रकार का प्रयास किया, परंतु जैसा मैंने कहा कि विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इन राज्य सरकारों ने जितने काम कांग्रेस के 40-50 साल में नहीं हुए थे उससे कहीं अधिक काम करके दिखाए, और जनता इस बात की प्रशंसा कर रही है। और जनता ने मन बनाया है कि इन राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही अवसर दिया जाए, ताकि इन राज्यों को विकसित राज्य बना करके समृद्ध प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और तीनों राज्यों में सरकार बनेगी, मैं मेरे निष्कर्ष के आधार पर स्पष्ट कहने की स्थिति में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद थावरचंद जी, आपने हमारे बहुत सारे राजनीतिक प्रश्नों का भी जवाब दिया और मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ थे आज के मेहमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।